Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study the third poem of your book First Flight of class 10th. और पोएम स्टार्ट करने से पहले लेकिन एक बात बताओ मुझे कि अगर आपको कोई आपके घर से दूर ले जाके किसी कमरे में बंद कर दे तो आपको कैसा फील होगा। आप कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी आप क्लेवर हो, आपकी सारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। भले ही आप अपने घर में बहुत चालाक हो, बहुत आपके पास स्ट्रेंथ हो, लेकिन वहाँ पे जब आप बंद हो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही सेम चीज़ किसके साथ होती है, एनिमल्स के साथ भी होती है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, एनिमल्स को केज में बंद कर देते हैं, ज़ू में ला के रख देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उन एनिमल्स को कैसा फील होता होगा। तो यहाँ पे इस पोएम में पोएट ने उसी फीलिंग के बारे में बताया है, उसी चीज़ के बारे में बताया कि जब एक टाइगर ज़ू में रहता है तो वो कैसा होता है, और जब वो अपनी नेचुरल हैबिटेट या जंगल में होता है तब कैसा होता है। तो सबसे पहले पोएट की बात कर लेते हैं। पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस was born on 21st May 1921 and died on 6th April 2006. He was a poet and short story writer. और उनकी पोएम्स में से ही ये एक पोएम यहाँ पे आपके बुक में दी गई है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो पोएम पढ़ते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pad of velvet quiet in his quiet rage. अब डिफ़िकल्ट वर्ड सबसे पहले देखो। स्टॉक्स मतलब होता है टहलना या फॉलो करना, विविड मतलब कलरफुल, वेलवेट पता ही आपको, पैड्स का मतलब होता है यहाँ पे इस पोएम में यहाँ पे पैड्स का मतलब टाइगर के पॉज से है, टाइगर के पंजों से है, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको हम समझेंगे इस स्टैंजा को, तो यहाँ पे टाइगर को दिखाया जा रहा है जब वो कहाँ पे है, ज़ू में है। ज़ू में एक केज में उसको बंद किया गया है, केज बहुत छोटा सा है तो वो ज़्यादा स्टेप्स ले नहीं सकता, तो जितना बड़ा केज है उतनी ही नहीं वो छोटे छोटे स्टेप्स, थोड़े स्टेप्स ले रहा है और वो टहल रहा है। और उसके पैड्स जो कि वेलवेट के हैं वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही है उसके चलने पे। और वो क्या है, इन हिज क्वाइट रेस, ये क्या बात हुई, क्वाइट भी, शांत भी और गुस्से में भी। तो देखो वहाँ पे वो क्या है, गुस्सा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मगर वो क्या कर सकता है, उसको तो आपने बंद करके रखा है ना, तो वो अपना गुस्सा तो शो कर भी नहीं सकता, चाहे कितना भी गुस्सा हो, तो अपने गुस्से को उसने दबा के रखा है और वो बस वहाँ पे टहल रहा है। तो ये तो बात हो गई कि जब टाइगर कहाँ पे है, ज़ू में है। नेक्स्ट स्टेंजा देखो। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. अब जब भी टाइगर जब जंगल में होता तो क्या होता, पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लो। लर्किंग मतलब होता है तुम्हारा छुप कर बैठना, कि जब आप देखते हो कि टीवी में, मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब टाइगर को शिकार करना रहता है तो वो क्या करता है, छुप करके बैठता है घास, लंबी घास के पीछे, और वेट करता रहता है अपने शिकार का। तो वो हो गया लर्किंग। वाटर होल यहाँ पे वाटर बॉडी से है, कोई भी पॉन्ड हो, कोई भी रिवर हो, उसकी बात की गई है। प्लम्प मतलब फैट। तो इस स्टेंजा में बात की जाएगी कि जब भी टाइगर कहाँ होगा, अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा, जंगल में होगा। वो क्या हो रहा है, वो अभी तक अगर जंगल में होता तो उसको क्या करना चाहिए था, वो उसमें घास, लंबी घास के पीछे छुप के बैठा होता। किसी, ये घास कहाँ पे होती, किसी भी वाटर बॉडी के पास, किसी भी नदी तालाब के पास लंबी घास में छुप के बैठा होता और वेट कर रहा होता कि कब कोई मोटा ताज़ा डियर आए, हिरन आए और उसको ये खा ले। नेक्स्ट एंजॉय में देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling मतलब होता है स्नार्ट मतलब होता है दहाड़ना, बारिंग मतलब होता है दिखाना, और फैंग्स मतलब जो टाइगर के दोनों साइड के जो लंबे वाले वाइट दांत होते हैं ना, दांत की बात की गई है फैंग्स में। अब देख फैंग्स में देखो, फैंग फैंग ये फैंग है, ठीक, ध्यान रखना इसको।
देखो यहाँ पे क्या है, अगर टाइगर जंगल में होता तभी तक वो क्या करना चाहिए था उसको, वो खूब दौड़ रहा होता। और जंगल के एज पे आप देखते हो कि जहाँ पे अगर आदिवासियों की बात की जाए, ट्राइब्स जो कि कहाँ होती हैं, जंगल में रहती हैं, तो वो अक्सर क्या होती है, जंगल में रहती हैं, जंगल के किनारों पे रहती हैं। या कभी कभी हम भी अपना घर, अपना गांव फैलाते जा रहे हैं, अपना एरिया बढ़ाते जा रहे हैं और जंगल को लगातार ख़त्म कर रहे हैं। तो हम क्या हो रहे हैं कि जंगल के एज पे पहुंच गए हैं। तो टाइगर जब वो अपना शिकार ढूंढ रहा होता, तो वो कहाँ आ जाता, जंगल के किनारे पे। और वहाँ पे जो भी इसको गांव मिलता है जहाँ पे लोग होते, उनको वो डरा रहा होता, डराता है। और क्या करता है, डराता है सिर्फ, देखो उन पे हमला नहीं करता। पोएट ने ये कहीं नहीं किया, कहा है कि वो उनका शिकार करता, सिर्फ वो उनको डराता। अपने वाइट टीथ निकाल के, अपने पंजों को ज़मीन पे रगड़ के, अपने नाखून दिखा के वो लोगों को क्या करता, डराता। और यही उसकी उसका नेचर है। टाइगर इसीलिए बना है, लोगों को डराने के लिए, शिकार करने के लिए। एक पूरा जो कह सकते हो ना कि एक साइकिल होता है कि शेर क्या करेगा, शिकार करेगा बाकी एनिमल्स का, नहीं तो उन एनिमल्स की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए शेर का शिकार करना भी क्या है, सही है। वो अपने लिए, यही उसका नेचर है, वो इसीलिए बना है, भगवान ने उसे इसीलिए बनाया है। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसे ये सब करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stacking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन अभी वो कहाँ है, केज में है वो। अब देखो यहाँ पे कंक्रीट सेल मतलब जो सीमेंट की सेल बनी रहती है, उसमें उसकी बात की रही है। वो केज में है, वो बस उस केज के दूरी में ही टहल सकता है, वो कहीं नहीं जा सकता, उतनी दूर में ही वो अपना चलेगा। वो लॉक्ड है। और वहाँ पे वो क्या करता है, जो भी विजिटर्स आते हैं जो उसको देखने के लिए, जो ज़ू में हम लोग जाते हैं जब देखने के लिए, तो हमें क्या करता है, एकदम इग्नोर करके टहल रहा होता है। क्योंकि वो इग्नोर क्यों करता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता हमारा, उसे हमारे पे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो बिहाइंड द, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वो उसकी स्ट्रेंथ केज में कैद है। वो खुद केज में कैद है, इसीलिए वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये उसको भी पता है, इसीलिए वो हमें इग्नोर करता है। आगे देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पेट्रोलिंग कार्स का मतलब, देखो जू में क्या होता है, गार्ड्स होते हैं, और वो रात के टाइम अपनी कार्स में बैठ के पूरे ज़ू का राउंड लगाते हैं, ताकि वो देख सके कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं, कहीं कुछ सेल कोई खुला नहीं रह गया, कहीं कोई ह्यूमन नहीं बच गया, इंसान कोई अंदर रह न गया हो। तो ये सब सब ध्यान रखने के लिए, सब देखने के लिए वो गार्ड्स जो हैं राउंड लगाते हैं। तो उनकी बात की जा रही है, जो वो राउंड निगरानी कर रहे हैं, उनको पेट्रोलिंग कहा गया है। तो वो जो टाइगर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सुन रहा है आवाज़, कार्स की आवाज़ जो कि लगातार निगरानी करने के लिए आती हैं, उन कार्स की आवाज़ को वो सुन रहा है रात में। और अपनी ब्रिलियंट आइज़, ब्रिलियंट यानी कि चमकदार आइज़, क्यों कहा गया है उसकी आइज़ को, क्योंकि टाइगर की आइज़ को जब आप देखते हो वो थोड़ी चमकीली होती है। और जब वो स्टार्स की तरफ देख रहा है, तो स्टार्स का रिफ्लेक्शन भी तो उसकी आँख में आ रहा है। और जिसकी, जब आप देखते हो ना, आप कोई चीज़ देख रहे हो तो उस चीज़ का रिफ्लेक्शन भी आपकी आंखों में बनता है। तो वहाँ पे टाइगर की आंखों में स्टार्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी आंखें और ज़्यादा चमक रही हैं। तो वो बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सांत्वना देने के लिए या अपना दुख थोड़ा भूलने के लिए वो क्या कर रहा है, स्टार्स की तरफ देख रहा है, क्योंकि वही एक चीज़ कॉमन है जो कि वो जंगल में भी देखता है और जो कि वहाँ पे उसको ज़ू में भी देखने को मिल रही है। आई होप पूरी ये पोएम आपको समझ में आई होगी। देखो पोएम का मेन थिंग यही है कि कभी भी हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को बंद करके केज में नहीं रखना चाहिए। एक तरह से पोएम वाइल्ड एनिमल्स को सपोर्ट कर रही है कि उन्हें हमें फ्री छोड़ना चाहिए, उनको कभी भी कैद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो जो राइमिंग स्कीम पूरी पोएम में फॉलो हुई है, उस वो राइमिंग स्कीम है ABCD। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे स्ट्राइप्स है, कहीं पे और स्ट्राइप जैसा पूरे स्टेंजा में नहीं है। केज और रेज राइम है एक दूसरे के, और क्वाइट अलग है। तो क्या राइमिंग स्कीम हुई, ABCD। यही पूरी राइमिंग स्कीम पूरे पोएम में फॉलो हुई है। पूरी पोएम में एक और लिटरेरी डिवाइस है जिसका नाम है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, जब भी पोएट ऐसी पोएम प्रस्तुत करे, ऐसी पोएम लिखे
जिसको पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में उसके व्यूज़ को इमेजिन कर सको। जैसे अब आप जंगल में टाइगर के बारे में पढ़ रहे थे या ज़ू में पढ़ रहे थे, तो आपके दिमाग में एक फ़ोटोज़ बनती जा रही थी उनके बारे में, आप उसको इमेजिन कर पा रहे थे, एक इमेज आपके दिमाग में बनती जा रही थी, तो उसको बोलते हैं इमेजरी। ठीक है, ये पूरी पोएम में इमेजरी फॉलो हुआ है, सिर्फ एक इसी स्टैंजा में नहीं हुआ है। अगली जो चीज़ है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि पूरी पोएम में फॉलो हुई है, जिसमें क्या किया गया है, टाइगर के लिए ही यूज़ किया गया है। आपको पता है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है कि जब भी अब आप किसी भी इनह्यूमन चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी देते हो, ही लगाया गया है टाइगर के लिए। जनरली जानवरों के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ही लगाया गया है, उसको एक पर्सन की तरह, एक मेल की तरह ट्रीट किया गया है, इसीलिए पूरी पोएम में पर्सोनिफिकेशन भी फॉलो हुआ है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा आई होप। इसमें जो दूसरा लिटरेरी डिवाइस है वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट अब क्या होता है? इंजैबमेंट मतलब होता है कि जब भी कोई एक थॉट एक से ज़्यादा लाइंस में बिना किसी पंचुएशन मार्क के चलता रहता है, उसको इंजैबमेंट बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्ट्राइप्स के बाद ये लाइंस शुरू हुई है, कोई भी बीच में पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट है। इस पोएम में काफ़ी जगह पे इंजैबमेंट यूज़ हुआ है। उसके बाद इस स्टैंजा में एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है जिसका नाम है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब भी दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ अगल बगल यूज़ हुए होते हैं, उनको ऑक्सीमोरन बोलते हैं। जैसे क्वाइट रेस, क्वाइट भी है, शांत भी है, गुस्से में भी है, तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ हुए हैं, इसीलिए इस स्टेंजा में ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेटाफर भी यूज़ हुआ है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर मतलब जब किसी की तुलना किसी चीज़ से की जाती है। यहाँ पे टाइगर की पॉज की तुलना वेलवेट से की गई है, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। देखो, बताया मैंने कि पर्सोनिफिकेशन, इमेजनरी और इंजैबमेंट लगभग सब में यूज़ हुआ है। इस स्टेंजा में भी आप देख सकते हो इंजैबमेंट कहाँ यूज़ हुआ है। ये देखो, ये लाइन, इन इन तीनों लाइन के बीच में बस एक ही फुल स्टॉप है, वो भी लास्ट में है, बाकी इनके बीच में कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो इंजैबमेंट यूज़ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टैंजा में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्नार्लिंग साउंड पता चल रहा है, और साउंड इफेक्ट जो चीज़ बताए, जो फिगर ऑफ स्पीच साउंड इफेक्ट्स बताती है, उसको बोलते हैं ऑनमाटोपिया। क्या बोलते हैं? ऑनमाटोपिया, तो ऑनमाटोपिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग इसको देख लेना, यहाँ पे EIA है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे साउंड, स्नान मतलब दहाड़ना, तो जहाँ पे भी किसी चीज़ के साउंड्स के बारे में बात की हुई हो, किसी जानवर के साउंड के बारे में, तो वहाँ पे ऑनमाटोपिया यूज़ होता है। ठीक है, और बाकी इसमें भी इमेजरी है, इसमें भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, इंजैबमेंट भी इसमें है। हाउसेस के बाद देखो, इसमें यहाँ कहीं पे भी हाउस के बाद कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, सेम लाइन दूसरी लाइन में भी फॉलो हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा में। इसमें एल्ट्रेशन यूज़ हुआ है। एल्ट्रेशन मतलब कि जब कॉन्सोनेंट साउंड्स, दो वर्ड जो दो आसपास के वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो, दो अगल बगल के वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, कंक्रीट सेल, तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में आते हैं, लास्ट में भी पूरा वही सारे चीज़ें यूज़ हुई हैं। तुम्हारा इमेजनरी भी, इमेजरी है। ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान रखना। इमेजरी यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, इंजैबमेंट भी यूज़ हुआ है इस लाइन में, और इस लाइन में देखो इंजैबमेंट यूज़ हुआ है। आई होप आपको पूरी पोएम और पूरा लिटरेरी डिवाइस समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।